ओके, वी आर लाइव नाउ। तो आज के कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। कुछ बातें ध्यान में आती हैं कि आज हमारी पीढ़ी में पढ़े हुए लोगों की संख्या हमारे बाप दादा के जमाने से कहीं अधिक है, और इसका एक प्रमुख कारण यह है कि पिछले दशकों में कहीं कहीं सरकार और कहीं निजी प्रयासों से छोटे बड़े लाइब्रेरी शहरों से लेकर गांव कस्बों तक इसका फैलाव हुआ, और नतीजतन शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन काफी बड़े स्तर पे हुआ है। हमारे सुनने वालों में से कईयों को लग रहा होगा कि इसमें चर्चा करने वाली कौन सी बात है। लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं और फिर नौकरी पेशे में लग जाते हैं। क्या नौकरी मात्र के लिए हमें पढ़ना चाहिए या किताब से पढ़ने को ही केवल पढ़ाई माननी चाहिए? ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन मैं आपका ध्यान इससे अलग एक पक्ष की ओर दिलाना चाहूंगा कि अक्सर हम जब कोई काम करते हैं तो माहौल बनाने की बात करते हैं। डिनर पर जाने से लेकर पर्व त्योहार मनाने, यहाँ तक कि आजकल कोरोना वायरस का समय है, इसमें घर से बाहर जाने के लिए भी ढेर सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और मन को तैयार करना होता है, और फिर हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि खास करके छोटे शहरों में अक्सर लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने की बात करते हैं या फिर किसी स्टडी ग्रुप में बैठकर साथ पढ़ने की बात करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि वहां पढ़ने सीखने का माहौल होता है। वैसे जीवन में और प्रकृति के माध्यम से भी आप, जो कि एक जीती जाती लाइब्रेरी है, बहुत कुछ सीखने को होता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, रियलिटी शो, बॉलीवुड और यहाँ तक कि इंटरनेट पॉर्न सहित अनेकों भटकाव जो आज के जमाने में है, उस जमाने में शायद आज हमें पढ़ने और सीखने के माहौल बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज आई कैन गवर्न इनसाइट्स के 20वीं कड़ी में हमारे साथ 3 ऐसे महानुभाव मौजूद हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर तक इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया है। प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग डीन और कलानिधि डिवीजन के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के कलानिधि डिवीजन के डीन और हेड प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौर, बिहार विधानसभा के पूर्व एमएलए और वर्तमान में विप्लवी लाइब्रेरी गुदरगांवा बेगूसराय के संरक्षक राजेंद्र राजन सर, और विद्या वाटिका स्कूल में डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स सुमन कुमार झा, जिन्होंने दिल्ली में ट्यूशन करके फिर पैसा जमा करके और अपने गांव में जाकर के स्कूल खोला और सैकड़ों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के आज वो सूत्रधार बने। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस स्थानीय समस्याओं के अस्थायी हल तलाशने को लेकर जागरूक लोगों का एक समूह है, और आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम पढ़ने लिखने की जो संस्कृति है उसको स्थानीय स्तर पर छोटे शहरों गांवों तक कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर आप सभी का मार्गदर्शन और सलाह चाहेंगे। इस पर चर्चा में मेरा साथ देंगे डॉक्टर अमरेंद्र नारायण, आईआईटी कानपुर से एमएससी फिजिक्स और अमेरिका के मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी न्यूक्लियर फिजिक्स में, और आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट डॉक करने के बाद अपने गृह जिले आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वर्तमान में डॉक्टर नारायण कार्यरत हैं, और इन्होंने काफी कुछ वहां पे किया है, इसको लेकर के काफी विरोध भी हुआ, लेकिन ये उसमें लगे हुए हैं और हमारी शुभेच्छाएं उनके साथ हैं। तो बहुत डॉक्टर नारायण हमारे साथ रहे आज कार्यक्रम में, और हमारे साथ डॉक्टर प्रभात कुमार भी हैं। पढ़ने पढ़ाने को लेकर के बेहद समर्पित रहे हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से इन्होंने पीएचडी किया और वर्तमान में डीआईईटी समस्तीपुर में ये प्राध्यापक हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में बोलने के लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर साहब को। गौर साहब फुलब्राइट स्कॉलर रहे हैं वर्जीनिया टेक यूएसए से, डीन और हेड कलानिधि डिवीजन आईजीएनसीए के अलावा ये कल्चर मिनिस्ट्री में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं, और इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज सेटअप करने की खास जिम्मेवारी दी गई है वर्तमान में। और इससे पहले ये जेएनयू फंडामेंटल रिसर्च और ऐसे अनेकों संस्थानों के लाइब्रेरियन रहे हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन रहे हैं। देश विदेश में इन्होंने
2 दर्जन से ज्यादा देशों की यात्रा की है। और इस सब के अलावा इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में भी ये सदस्य हैं। साउथ कोरिया और चाइना और ऐसे अनेकों देश विदेश के अनेकों डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज प्रोजेक्ट और कंसल्टेशन कमेटी में सर का बराबर योगदान रहा है। एक बार हम लोग डॉक्टर गौर का फिर से स्वागत करते हैं। सर, द फ्लोर इज योर्स। Thank you, Tilak. May I request everybody to please mute your mic so we can listen each other with comfort. It is an honor with all of you, Sri Rajendra Radhe ji, Dr. Prabhat Kumar ji, Dr. Amrendra Kumar, Dr. Suman Jha। आज के इस कार्यक्रम में जब हम लाइब्रेरी और रीडिंग कल्चर को बात कर रहे हैं, ये मेरा एक सौभाग्य है कि गांव देहात से जुड़े हुए, अपने रूट से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और एक गांव से निकल के आज इस मुकाम पर पहुंचने में जो मेरी जर्नी रही है, मुझे एक बहुत सौभाग्य है कि एक छोटे से किसान परिवार से और आज यहाँ पहुँचने में जो लाइब्रेरी और रीडिंग की इम्पोर्टेंस को लेकर हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा फोकस होगा, क्योंकि इंटरनेशनल वेबिनार्स में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में नेशनल इंटरनेशनली रोजाना मुझे बात करने का मौका मिलता है, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो बहुत ही मेरे दिल से सीधी बात होगी। क्योंकि मुझे हमारा जो भारत है, जो हम देश में रहते हैं, हमारा मेजॉरिटी पीपल लिव्स इन रूरल एरियाज। मैं शुरुआत करूंगा अपने बचपन में, जब मैं गांव में एक स्कूल, 1 रूम स्कूल में पढ़ता था। तो वहां पर कोई लाइब्रेरी नहीं देखी मैंने। मुझे लाइब्रेरी का पहली बार कोई मीनिंग हुआ तो जब मैं दिल्ली में आके मैंने एजुकेशन शुरू की 9th क्लास के बाद, तब पहली बार मुझे पता लगा कि कोई पुस्तकालय भी होता है। तो आज भी मैं जब अपने गांव में जाता हूँ और उस स्कूल को देखता हूँ, तो 40 साल के बाद, 40-41 साल के बाद भी आज भी उस स्कूल में पुस्तकालय नहीं है। मैं ये पुस्तकालय और रीडिंग की जो बात करने जा रहा हूँ, उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जो हम सब लोग शहरों में रहते हैं, जो हायर नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट बैंडविड्थ और सब चीज़ें हमारी सहूलियतें हमारे पास हैं। एक तो वो जनरेशन, एक उस तरह का ग्रुप है। एक दूसरा ग्रुप है जो कि गांव देहात में रहता है, गांव के छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ता है, इवन जो टाउन्स है गांव रूरल एरियाज में, उसमें पढ़ता है। एक वो यूजर ग्रुप है। तो अगर दोनों को पुस्तकालय के बारे में अगर आप बात करेंगे तो दोनों की अलग अलग विचारधारा होगी। एक विचारधारा जो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, जो मेट्रोज में रहते हैं, जो बड़े सिटीज़ में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट जैसी सुविधा अवेलेबल है, और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं। आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है, हर घर में टेलीविज़न, सैटेलाइट और OTT और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और एक तरफ ये है कि गांव में कुछ हद तक कुछ चीज़ें पहुंची हैं, कुछ हद तक नहीं पहुंची। अगर हम देखें कि आज की जो मेट्रोज में जो लोग रहते हैं, उनके माइंडसेट को लेके रीडिंग और लाइब्रेरी और रीडिंग को बात करें तो एक विचारधारा ऐसी बनती जा रही है कि लोग सोचने लगे हैं कि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, लाइब्रेरीज की जरूरत है। और उसी चीज को लेके लाइब्रेरीज को जो एक ड्यू इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, लाइब्रेरीज को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं कि लाइब्रेरी is something very very important. So I just want to educate those people who believe that everything is available. What is the need of the internet? Or what is the need of the libraries? So let me just give you some idea about internet. What is internet? Internet is having so many information, and if you divide internet
you can divide it into three important components: surface web, deep web, and academic web. So when you search on the internet, there is a large amount of information which is fake, which is disinformation, which is misinformation. But at the same time, there is a very useful information also. So a common man cannot understand which is the fake information, which is authenticated information, which is the disinformation. So when we talk about using internet for reading and research, we have to be very careful. When we talk about library provide all the information which is peer reviewed and authenticated. So when users are using libraries, they know whatever information is available in the library. It is authenticated information. It is good for research. It is useful for research. So the first thing we need to understand, my message to all those who believe internet is a substitute for library, it is not. Internet can supplement certain requirement of reading and research, but internet is not a substitute for the library. So my message to everybody, that libraries are relevant, libraries were relevant, libraries will be relevant forever, and there is no substitute for library. Now I'm coming to the second, first mostly to our younger generation. See, without reading, you cannot become a knowledgeable person. You need to required for reading, and this reading may be using internet. This reading may be using printed books or any other kind of resources. So reading is must. So please must read books. There is no better resource than books or journals. I will give you an example. I did my computer science course in 1989, and I was the language I was taught was Fortran, Basic, COBOL, DBase 3 Plus, and so and so. I never used these tools in my life. So after that, I learned everything using internet or books or journal articles. So whatever technology things I know, it is because of my reading, my passion for reading. So this is my message to the people, that without reading, you can pass out any examination without much reading. But if you want to really become a successful professional, if you want to become a good doctor, good engineer, reading as much as you can do in your subject is very important. Now I'm coming to the second group of the users, जो मैंने आपसे गांव देहात की बात की, जो मैंने आपसे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो उस एरिया से आते हैं उनकी बात की। देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आज भी गांव देहात में लाइब्रेरीज नहीं है। इंटरनेट तो अभी भी एक बहुत दूर की चीज है। हमारे करंट गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा विजन है कि हर जो गांव है, हर जो पंचायत है, उसको इंटरनेट फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके साथ साथ क्या जरूरी है? इसके साथ जरूरी है एक गांव वाले स्कूल में अच्छा पुस्तकालय। ये जरूरी है कि जब हम हर विलेज पंचायत को इंटरनेट फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ें, तो हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। जो मेरी लाइब्रेरी की डेफिनेशन है वो पुरानी डेफिनेशन नहीं है। मेरी लाइब्रेरी की जो डेफिनेशन है वो एक मॉडर्न लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, एक जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर जो इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ऑल काइंड ऑफ अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन सर्कुलेट और कैन डिसेमिनेट इनटू द एंटायर विलेज पॉपुलेशन। वो ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत की बात करता हूं जहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सके, डिजिटल लिटरेसी को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके, जहां पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मुझे पता ही, जब मैं गांव में रहता था मुझे पता ही नहीं था कि कोई JEE IITs के लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कभी सारी जानकारी उस समय मिली जबकि मैं उस एज को क्रॉस कर चुका था, तो मेरे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं था। तो गांव की जो हमारी जो यंग चिल्ड्रंस हैं, उनको अगर हम प्रॉपर कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कैरियर प्लानिंग के बारे में लाइब्रेरी के थ्रू एजुकेट करें। हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं जो लेजर टाइम में कुछ पढ़ना चाहते हैं, इवन
लिटरेसी बढ़ाने के लिए भी, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी स्कीम्स हो, उसके लिए पुस्तकालय या लाइब्रेरी से बेहतर कोई कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो व्हाट आर माय सजेशंस इन ओवरऑल, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो मैं कुछ चीजें जो यहाँ पर आप लोगों को प्रपोज करना चाहूंगा। पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 47,000 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। हमारी पॉपुलेशन है 133 करोड़। अमेरिका, जहां की पॉपुलेशन हमारे से बहुत कम है, वहां 2 लाख से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो हमें कम से कम 4 लाख से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज की जरूरत है। हमारे करीब 4 लाख की तो जितनी भी हमारी गांव की पंचायतें हैं, अगर हम हर पंचायत को कहें कि गवर्नमेंट को कहें कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, ये जो हमारा ई पंचायत का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें भी लिखा हुआ है कि एवरी पंचायत शुड हैव ए लाइब्रेरी। तो मेरा फर्स्ट सजेशन है कि सबसे पहले हमारी सरकारों को, हमारी जो राज्य सरकारें हैं, जो हमारी गांव की पंचायतें हैं, उनको मिलकर काम करना चाहिए और हर पंचायत में एक मॉडर्न लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि इंटरनेट फाइबर कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो। और उसके साथ साथ मेरे पास एक डिटेल में प्रपोजल है, कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर कि उसका जो विलेज पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में किस तरीके से करना चाहिए। तो मेरा पहला। दूसरा, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, हर स्कूल में, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, एक मॉडर्न लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। हमारी जो बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी लाइब्रेरीज की जो हमारी बजट सिस्टम है उसको इनहांस करना चाहिए। मैन पावर, लाखों पोस्टें खाली रहती हैं, उनको फिलअप करना चाहिए। एज एन एस्टीमेट 75% ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पोजीशंस आर वैकेंट। तो जब लीडर नहीं होगा तो वो किस तरीके से होगा। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को, हमारे हमारे जो सिविल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको एक चीज बताने की जरूरत है कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हमें अच्छी रिसर्च करनी है, हमने अच्छे डॉक्टर्स बनाने हैं, हमने अच्छे इंजीनियर्स बनाने हैं, इवन किसानों को नई किसानियों के बारे में जानने के लिए, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में अगर कहीं से कोई सही जानकारी मिल सकती है, वो लाइब्रेरी से मिल सकती है, किताबों के पढ़ने से, जर्नल्स के पढ़ने से मिल सकती है। तो अगर हमें देश को एक सही रास्ता दिखाना, देखिए ये हमारा हमारा जो एंशिएंट सिस्टम है उसकी गवाही देता है। हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपि हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि भारत उस समय इतना आगे था एजुकेशन में, और उस समय की नालंदा और तक्षशिला और विक्रम, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इनकी पुस्तकालय थे, बहुत महान पुस्तकालय थे, और इंडिया वॉज द लीडर इन दैट एरिया। तो शायद अगर हमें समझना है कि हमें देश को बहुत अच्छी तरक्की के रास्ते में ले जाना है, लाइब्रेरीज को हमें सेव करना होगा। लाइब्रेरीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उनको बचाना होगा, उनको बढ़ाना होगा, और खासकर रूरल एरियाज में importance of reading and importance of library has to be established. I think my time is over. I will stop it here, and I will be happy to interact further in the course of discussion. Thank you very much. थैंक यू सर। ऑलरेडी कुछ सवाल आए हैं, हम लोग इस सवाल पे बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा राजन सर को। राजन सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। राजन सर पूर्व में बिहार विधानसभा के एमएलए रहे हैं और वर्तमान में लगभग 92 साल पुराने विप्लवी लाइब्रेरी के संरक्षक हैं। राजेंद्र सर की प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने काफी लेखनी भी की है। राजेंद्र सर की कई रचनाएं रही हैं। एक रंग यह भी, बंधी नदी का विद्रोह, ऐसे अनेकों रचनाओं सहित इन्होंने संपादन का भी कार्य किया है और 1990 से 2005 तक ये बिहार विधानसभा के सदस्य रहे थे। राजेंद्र सर ने जो अपनी टिप्पणी भेजी उसमें विप्लवी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ जो उन्होंने परिचय भेजा, उसमें एक पंक्ति मुझे बहुत ही विशेष लगी कि ईमानदारी पूर्वक जन भागीदारी के साथ अगर संस्थाओं का निर्माण किया गया
और उसके संचालन एवं वित्तीय प्रबंधन में अगर पारदर्शिता को बनाए रखा जा सकता है तो आज भी दाताओं और सहयोग देने वालों का अभाव नहीं है। ऐसी संस्थाएं जीवित रहते हुए लंबी आयु जी सकती हैं। तो राजेंद्र सर, अब आपकी बात को हम लोग चलिए, शुक्रिया, आप सबों को धन्यवाद और तिलक जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि पता नहीं कैसे गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की तलाश इन्होंने कर ली और आप दिग्गजों के साथ पुस्तकालय के साथ जुड़े सवाल पर विमर्श के लिए मुझे यहाँ उपस्थित कर दिया। अभी मैं सुन रहा था कि पुस्तकालय की आवश्यकता क्या है और इस पुस्तकालय के कारण किस तरह से हम समाज को जिंदा रख सकते हैं, देश को एक उन्नत अवस्था में पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले पुस्तकालय के बारे में जो कहा गया कि प्रधानमंत्री हर पंचायत में एक लाइब्रेरी के लिए और आधुनिक संचार साधनों से युक्त करके चलाने की योजना दे रहे हैं, एक महत्वाकांक्षी योजना है। सुनने में तो बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या वास्तविकता के साथ इसका तालमेल बैठ सकता है? पुस्तकालय एक सृजनशील मस्तिष्क को उत्पन्न करता है। पुस्तकालय हमारे समाज को तमाम तरह की बंधनों, जकड़नों से निकलने के लिए रास्ता दिखाता है। पुस्तकालय से होकर ही हम राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान देश की आजादी का शंखनाद जिस रूप में हो पाया था, उसके लिए वातावरण बना पाए थे। और इसीलिए हम केवल अपने राज्य और देश की बात छोड़ दीजिए, जिस जिले में मैं रह रहा हूं उसका नाम है, एक औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय है और बेगूसराय जिला, यहाँ आजादी के पहले 48 के पहले 56 पुस्तकालय थे और आज मुश्किल से 3 सार्वजनिक पुस्तकालय जिंदा है। ये 56 आजादी के पहले आबादी छोटी थी, संसाधन कम थे, आधुनिक संचार साधनों का अभाव था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमसे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इस अहमियत को समझा कि अगर हम ज्ञान की शक्ति को नहीं जोड़ेंगे तो हम अपनी गुलामी को भी खत्म करने के लिए चेतना नहीं हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए ज्ञान की शक्ति आज की सबसे बड़ी शक्ति है और आज जिनके पास ज्ञान की संपदा है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ये आवाज के की प्रॉब्लम है? ये आवाज तो आपको नहीं जा रही है? नहीं, आई कैन हियर वेरी वेल, मेरे को तो क्लियर आ रही है। बहुत स्पष्ट आ रही है जी राजन सर की। जी नहीं, तिलक जी को लग रहा है कि आवाज क्लियर नहीं है, तो मैं अब अपनी नेतागिरी की आवाज में आपसे बात नहीं करना चाहता था। नहीं, आप बोलते रहिए, आवाज क्लियर है आपकी। जी, ये मैं कह रहा था कि जो हम जिस बेगूसराय जिले में रह रहे हैं, ये बिहार का सबसे उन्नत औद्योगिक जिला कहलाता है और यहाँ आजादी के पहले 1948 में एक पुस्तकालय संगठन की ओर से पत्रिका निकाली गई थी, पुस्तकालय परिचय। उसमें 56 पुस्तकालयों की सूची है। भवनहीन कौन है, भवन युक्त कौन है, कितनी जमीन है, कितनी पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं कितनी आती है, इन सारी सूचनाओं के साथ 1948 की वो पुस्तिका आज हम अपने लाइब्रेरी में जब देखते हैं तो आईना की तरह हमारे सामने झलकता है कि क्या भारत को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन ज्ञान की शक्ति को पहचानते थे और इसलिए चेतना जगाने के लिए गांव गांव में पुस्तकालय खुले थे। एक एक गांव में 3-3 पुस्तकालय थे जिसकी सूची हम अभी देख रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद सत्ता को सबसे ज्यादा खतरा ज्ञान से है और विवेक के साथ जुड़ा इंसान सत्ता के साथ टकराव पैदा कर सकता है, सवाल खड़ा कर सकता है, उनकी अंधी नीतियों के विरोध में सर तानने की कोशिश करने की शक्ति पैदा कर सकता है। इसलिए सबसे पहले पुस्तकालयों को मारा गया और आजादी के बाद
हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तमाम देश के जो महत्वपूर्ण प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में जाके, उनके विभिन्न हिस्सों में जाके देखा है कि सबसे उपेक्षित अब पुस्तकालय हो गए। केरला और बंगाल जहां पुस्तकालय आंदोलन रहा है, वहां के पुस्तकालयों के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन भीतर पाठक का अभाव अब वहां भी नजर आने लगा है। और बिहार में तो पुस्तकालय है ही नहीं। और जब आप कह रहे हैं कि हर स्कूल में, विश्वविद्यालय में, पंचायत में पुस्तकालय हो, तो स्कूलों में पुस्तकालय के लिए सरकार ने जो फंड दिया, मालूम है? वो किताबें जहां से वो खरीद कर लाने वाले हैं, सप्लायर को कहा गया किताबों से जरूरत नहीं है, हमें तो वाउचर दो। सरकार को केवल वाउचर चाहिए, और वो वाउचर सबमिट करके जो किताबें बोरा में, कचरे की तरह की जो किताबें हैं, कहीं से भी स्तरीय किताबें नहीं कही जा सकती है। बच्चों के पढ़ने की बात तो छोड़िए, एक आम इंसान भी उन किताबों को पढ़ने के काबिल समझे, ऐसा नहीं है। और सारे किताबों की सूची केवल तैयार करवा के सरकार को सबमिट कर दिया। कोई देखने वाला नहीं है कि किताबें खरीद कर लाई गई कि नहीं। मैं जानता हूं कि पटने में जहां जहां पुस्तक के खरीदार पहुंचते थे, बोरे उनके वहीं रह गए कि ले जाते हैं, और वो जगह छेके हुए है, अंत में किताब को वहां से फेंकवाना पड़ा। ये स्थिति है। तो स्कूलों के पुस्तकालय चल नहीं रहे हैं, विश्वविद्यालयों में किताबों के ऊपर धूल पड़ी हुई है, कॉलेज के पुस्तकालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है, और सार्वजनिक पुस्तकालय समाप्त हैं। तो अब पुस्तकालय के सवाल पर सरकार की इस उपेक्षा को आप साधारण तरीके से नहीं ले सकते हैं। सरकार की नीति है, सबसे ज्यादा भय अगर शोषक और शासक वर्ग को है तो है ज्ञान से, और ज्ञान का खजाना कहाँ है? वह है पुस्तकालय में। और इसलिए पुस्तकालय को मार देने का काम आसानी के साथ किया जा सका कि शिक्षा के बजट में पुस्तकालय के नाम पर कुछ भी नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत रहा वो विश्वविद्यालय और स्कूल में जो खरीदारी के लिए है, और वो खरीदारी किस आधार पर कैसे होते हैं इसके बारे में आप खोज कीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। ये जानी हुई बात है कि ये कहीं से भी वो किताबें उपयोगी नहीं है, न लाइब्रेरी चल पा रही है। इसीलिए आज जो आप कह रहे हैं कि गांव, तो महात्मा गांधी ने तो कहा था कि गांव ही भारत है, और गांव भारत रह गया, लेकिन इंडिया शहरों में चला गया। और शहरों में एक भी जो जिला केंद्रीय पुस्तकालय, कमिश्नरी का पुस्तकालय, राजधानी का पुस्तकालय, कहीं पुस्तकालय में जाके देख लीजिए, भवन अब खंडहर की शक्ल में आ गए हैं। और उन पुस्तकालयों में पाठकों का अभाव इस कदर हो गया है कि सभी रोना शब्द भी उसके लिए अब उपयुक्त नहीं रह गया है। तो इस स्थिति में आप पुस्तकालय के सवाल पर चिंता कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए कि पुस्तकालयों की चिंता नहीं की जा रही है। और आज खास करके इस समय में जब हम जातिगत आधार पर वोट हासिल करते हैं, धर्म के नाम पर डंका बजा के हम असेंबली पार्लियामेंट पहुंचते हैं, तो मैं 15 साल तक बिहार विधानसभा में रहा हूं, और बिहार विधानसभा के अंदर अकेला एक व्यक्ति जिसने पुस्तकालय के सवाल को उठाया, तो लोग उस वक्त कहीं से भी गंभीर नहीं बने, और सरकार का कोई उत्तर जब नहीं आया तो मुझे खड़ा होना पड़ा। तब भी सरकार ने कहा ठीक है, पुस्तकालय के बारे में आप कह रहे हैं इसलिए कि आप एक पुस्तकालय का संचालन करते हैं, आपके पुस्तकालय की देखभाल कर लेंगे। हमने कहा कि नहीं, उस पुस्तकालय के लिए आपकी जरूरत नहीं है, जनता महान है, हम जनता के सहयोग से चला रहे हैं। हमारे पुस्तकालय को आप टेक ओवर भी नहीं कीजिए, इसलिए कि सरकार जब जिस पुस्तकालय को छू लिया है वो पुस्तकालय अब केवल खंडहर के रूप में, भवन के रूप में आज हमारे सामने है, उसमें आत्मा नहीं है। इसलिए आत्मा विहीन पुस्तकालय आज समाज को किस दिशा की ओर ले जाने में समर्थ है, ये हम आप समझने में आसानी से सोच सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए? सवाल यह है कि केवल हम रोएं कि पुस्तकालयों की स्थिति है। हम तो घरेलू लाइब्रेरी योजना से पुस्तकालय की शुरुआत किया था, और घरेलू लाइब्रेरी योजना से शुरुआत किए हुए पुस्तकालय को आज 40,000 पुस्तकों का संग्रह और पाठकों की 1200 संख्या जो किताब आदान प्रदान करते हैं,
और प्रतिदिन हमारे यहाँ 50 से 60 लड़के पढ़ने के लिए आते हैं वाचनालय में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को। हम संतुष्ट नहीं हैं और इसीलिए आज के जमाने में जो आप कह रहे हैं कि ई लाइब्रेरी, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइब्रेरी बनाया जाए और एक से हम ऐसे विचारकों को जोड़ा, वैज्ञानिकों को जोड़ा जो ई लाइब्रेरी बनाने में सहयोग करे, लेकिन संसाधन कहाँ से होगा? सभी कहते हैं हम सहयोग करेंगे, लेकिन संसाधन का अभाव है और संसाधनों के अभाव में ई लाइब्रेरी बनाना कितना कठिन है। अब आप कह रहे हैं कि सूचनाओं के लिए इंटरनेट आज लोगों के हाथ में है और आप शहर की बात छोड़ दीजिए, कहा कि गांव में नहीं है। अब गांव गांव में आपको स्मार्ट टेलीफोन लड़कों के हाथ में है और जो जितने पढ़ाई के केंद्र हैं वहां पर अब पढ़ाई के नाम पर नोट बेचे जाते हैं और विद्यार्थी अपने काम की चीजें गूगल सर्च करके नेट से निकालते हैं और उसके आधार पर परीक्षा में बैठते हैं। उनको ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान पुस्तकालय से हासिल होगा, पुस्तकालय बंद है और जब उनको केवल चाहिए उतनी ही जितनी उनकी जरूरत है तो उनको गूगल से मिल जाता है। इसलिए समाज के अंदर इंसान के भीतर कोई चेतना रह नहीं गई है और इसीलिए इस चेतना को जगाने के लिए आप बुझे हुए दिए को जलाने के लिए आगे आए हैं, स्वागत है। और पुस्तकालय को जिंदा कीजिए, गांव गांव पुस्तकालय जन सहयोग से ही आप खुलवाने में अगर हम वातावरण बनाने में समर्थ हो सके तो बड़ी बात होगी। सरकार पुस्तकालय नहीं चलाएगी, मेरा अपना तजुर्बा है और इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार पंचायत में पुस्तकालय खोलना चाहती है। जो स्कूल में जो टीचर हैं उन टीचरों से पढ़ाई का स्तर क्या है इस बारे में कभी एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां से रिपोर्ट मांगी जाती है। तिलक जी तो बिहार से है, दरभंगा से है, इनको पूछिए किसी विद्यालय से कितना उनके यहाँ पोशाक का वितरण हुआ, साइकिल का वितरण हुआ, खिचड़ी कितनी पकी और उसका हिसाब किताब वो लेते हैं। किताब मिली कि नहीं और किताब के आधार पर पढ़ाई हो रही है कि नहीं। सिलेबस की किताबें हम नहीं पढ़ते हैं, कोर्स की किताबें नहीं पढ़ते हैं और पुस्तकालय इसके लिए कहीं से कोई वातावरण ही नहीं है। और इसलिए मुख्य सवाल आज ये है कि आप हम धरातल पर खड़ा होकर सोचे कि गांव आज कटा हुआ है और गांव के लोग आज इस स्थिति में आ गए हैं, उनको आप केवल अपने काम के साथ जोड़ते हैं और वो काम का समय आता है जब आपको वोट का समय होता है। इसके सिवा गांव की चिंता नहीं है किन्हीं को। गांव में वोट मिलेगा सड़क बनाने से, वोट मिलेगा साइकिल बांटने से, इस काम को हम कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा धर्म और जाति के नाम पर। और इसीलिए विधानसभा के अंदर कभी किसी विधानसभा में पुस्तकालय के सवाल पर अगर गंभीर चर्चा हुई हो तो हम अगर ये सूचना मिल जाए तो गौरवान्वित महसूस करूंगा और उनके प्रति आभार मानूंगा। यही स्थिति है और इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग धरातल पर सोचे कि पुस्तकालय को कैसे खड़ा किया जाए। क्या मेरा समय हो गया? हाँ राजेंद्र सर, हम आपके पास फिर से इस चर्चा को नेक्स्ट फेज में जब सवाल आएंगे तो धन्यवाद। सुमन, आपको आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज। सुमन हमारे साथ है। सुमन के पास इंटरनेट का इशू आ रहा है, इसलिए वो अगर वीडियो ऑन करेंगे तो शायद उन्हें उनकी आवाज आने में दिक्कत हो, इसीलिए वो ऐसे ही बोलने का प्रयास करेंगे। सुमन का परिचय मैंने पहले भी संक्षेप दिया है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंग्लिश में MA करने के बाद ये गांव में अपने समस्तीपुर के गांव में विद्या वाटिका के नाम से स्कूल चला रहे हैं और वहीं के एकेडमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके जिम्मे है। सुमन, अपनी बात रखें। लाइक से जुड़े हुए सामने तुम्हें सुमन, आपकी आवाज कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम लोग 5-7 मिनट बाद फिर से आपसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सुमन, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। एक बार अपना इंटरनेट रीसेट करके या मोबाइल रीस्टार्ट करके फिर से ट्राई कीजिए। अच्छा, राजेंद्र सर ने बहुत सारे सवाल उठाए, इनफैक्ट उसमें कुछ सवाल सरकार से जुड़े हैं। हम लोग आज की चर्चा में और आई कैन गवर्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से समस्याएं बहुत सारी हैं जो हम लोग
सब लोग जानते हैं वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालें, इस तरफ हम लोग की बातचीत अगर जाए तो शायद ज्यादा उसका सार्थकता होगी। मैं अमरेंद्र जी को बुलाना चाहूंगा। अमरेंद्र जी, आप इंटरवीन करना चाहेंगे? यस, जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन। मैं इस बात को, लाइब्रेरी से मेरा जितना परिचय रहा है उसमें ये मैंने देखा है कि लाइब्रेरी न सिर्फ किताबों का एक जमघट होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पाठक इकट्ठे होते हैं। एक समय था जब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पे विचारक सारे इकट्ठे हुए और उन विचारकों के इकट्ठे होने से जो उस समय की अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हो पाया, वो बात आज संभव शायद अगर कभी हो, किसी क्रांति की, किसी विशेष परिवर्तन की शुरुआत कभी हो, तो शायद लाइब्रेरी में जो लोग इकट्ठे होते हैं किसी शहर में, किसी समुदाय में, वहां से होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो लाइब्रेरी को अभी कई जगह है प्रयास किया जाता है कि उसको इंटरनेट से रिप्लेस कर देते हैं। इंटरनेट इज जस्ट अ पाइल ऑफ रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, और जो लोग आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वो इंटरनेट पे को मन से ही दूर रखते हैं। अरे मुझे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे खोल करके अगर सर्च भी करना है कि अब जैसे गुप्त काल में भारत में क्या क्या विशेषताएं थी, हम लोग किस प्रकार से बहुत अग्रिम सभ्यता थे उस समय, ये चीज वो लिखे कैसे, वो समझे कैसे? इंटरनेट में जो भी चीजें हैं ना, वो एक अंग्रेजी नाम के पर्दे के पीछे हैं। जो अंग्रेजी में थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, वो उसमें बातें करते हैं। तो हम लोगों को अपने अपने जगहों पर जहां जो है वहां पर एक छोटा सा बीज लगाने की जरूरत है। हमारी इस धरती पर यही तो सीख दी गई है ना कि सब जगह ब्रह्म ही बैठा हुआ है। तो अगर हम सब लोग ये डिसाइड कर लिए कि अपने अपने गांव में, इलाके में, जिले में 4 लोग इकट्ठे होकर के 40 किताब शुरू कर सकते हैं ना, सब अपनी अपनी सैलरी से ही इकट्ठा कर सकते हैं, वो 40 400 बन जाएगा एक साल में। क्योंकि मुझे हर जगह दिख रहा है कि राजेंद्र सर भी बोले हैं कि दानदाताओं की कमी नहीं है। अगर पारदर्शी तरीके से रखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पैसा देना चाहते हैं। फोन करते हैं लोग कि आप ये कर रहे हो क्या, हम इसमें दान देना चाहते हैं। पीछे हटाना पड़ता है अपना हाथ कि नहीं, अभी तो नहीं कर रहे हैं। तो हम एक समाधान ये है कि हम सब लोग जो इस मामले में इस वास्तविकता को की गंभीरता को समझते हैं, वो अपने अपने जगह पे बीज बन जाएं हम लोग। तो अभी जितने श्रोता हैं, सब लोग अपने अपने मन में संकल्प लीजिए कि हम जिस गांव, जिस जिले से हैं, वहां से 4 किताब, 4 दोस्त मिलिए, सब लोग 4-4 किताबें इकट्ठी कीजिए और एक छोटा सा लाइब्रेरी बना लीजिए। मेरे घर में रख लें, मेरे किसी कमरे में रख लें, बहुत सारे जगह हैं जहां इस्तेमाल होता है। ये बड़ा अच्छा सुझाव है। वैसे रमेश सर अभी जो बता रहे थे कि बहुत सारे लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज की भी बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव और पब्लिक लाइब्रेरीज, रमेश सर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। एक तो मैं राजेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी एक आईना दिखाया हमें, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सरकार की ही नहीं, इवन आम जनता की भी बहुत बड़ी उदासीन, अगर आज हम इस हालत में हैं तो उसके लिए खाली हम सरकारों को जिम्मेदार नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं हम सब उसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। तिलक, आप जानते हैं कि मेरे जेएनयू में आने से पहले करीब 10 सालों तक जेएनयू में किसी लाइब्रेरियन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, पोस्ट खाली थी। लेकिन जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जहां पर स्टूडेंट यूनियन और टीचर्स यूनियन इतनी वाइब्रेंट और इतनी एक्टिव है, क्या कभी स्टूडेंट यूनियन या टीचर्स यूनियन ने यह सवाल उठाया कि जेएनयू में 10 साल तक कोई लाइब्रेरियन क्यों नहीं था? कभी एक बार भी जाके उस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने जेएनयू की लाइब्रेरी की ज्वाइन की, क्या बुरी हालत थी उसकी। कोई टेक्नोलॉजी या कुछ उस तरह की चीजें उस हालत में नहीं थी जो होनी चाहिए। और 6 साल में जो मैंने रिवर्स पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उनको पता लगा एक लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेरा पहला पॉइंट यह है कि हम लोगों को जनता के बीच में, आम पब्लिक के बीच में एक लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस के बारे में शायद कहीं पर हमारी कंसर्न नहीं है। लाइब्रेरी एक क्राइसिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझा जाता, तो बहुत उदासीनता है आम पब्लिक में। और इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, चल रहा है, चलता है,
चलता रहेगा, वो एक एटीट्यूड बहुत खतरनाक है इस चीज के लिए। जो हमारा स्कॉलरली कम्युनिटी है, राजेंद्र जी ने बात सही कही कि कहीं ना कहीं लोग लाइब्रेरीज में नहीं आते, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या है, कारण क्या है? लोग पढ़ना चाहते हैं। मैं नहीं मानता आज की जनरेशन नहीं पढ़ना चाहती, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ राजेंद्र जी के। जरूरत की है कि जो वो पढ़ना चाहते हैं, क्या हमारी लाइब्रेरीज उनको वो दे रही हैं? देखिए, अमरीन जी को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये जो इंडिविजुअल क्लब, बुक क्लब से वो चलाने के लिए, लेकिन वो किसी देश की तरक्की नहीं कर सकते। एक हमें वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड लाइब्रेरी सिस्टम की जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमें खाली किताबों की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है, जहां पर लाखों की तादाद में जो फ्री ई बुक्स हैं, जो फ्री ई जर्नल्स हैं, बगैर किसी सब्सक्रिप्शन के लोग यूज कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक, हमारा समाज इसके पीछे उदासीन है। वो सरकारों से सवाल क्यों नहीं करता, वो सड़क पे क्यों नहीं खड़ा होता? हमारी सैलरी की बात होती है, सारे टीचर्स, सारे लाइब्रेरियन सब जाके यूजीसी के ऊपर धरना देना शुरू करते हैं। कभी हमने लाइब्रेरीज के लिए, पुस्तकालय के लिए सही रिसोर्सेज ना होने के लिए धरना दिया है? नहीं दिया ना। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जरूरत है, देखिए बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत है। और मैं आपको, ये बहुत बुरी हालत है, हम सही में बहुत एक ऐसे सिस्टम से गुजरे हैं जहां पर एक उदासीनता है, दूसरी तरफ अवेयरनेस नहीं है, कहीं मिसकंसेप्शन है, कहीं माइंड सेट है। तो इसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें जागरूकता लाने की जरूरत है समाज में। गवर्नमेंट सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, रिसोर्सेज मिल नहीं रहे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी लाइब्रेरी बहुत अच्छा कर रही है, देर आर एक्सीलेंट लाइब्रेरीज इन दिस कंट्री। ऐसा नहीं कि सभी लाइब्रेरी खराब हो रही है या सभी लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम होना चाहिए उसमें कमी है। हमारे जो रूरल एरियाज में एक प्रॉपर लाइब्रेरी सिस्टम होना चाहिए, उसकी ये कमी है। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा सबसे पहले कि हमारे समाज में, हमारी आम पब्लिक में लाइब्रेरी के महत्व का लेके, पुस्तकों को पढ़ने को लेके, हमारे परिवारों में, मैं 500 रुपए पिज्जा पे खर्च करना पसंद करता हूं, लेकिन अपने बच्चे के जन्मदिन पे मैं उसको एक किताब देना नहीं पसंद करता। तो कहीं ना कहीं वो जो अनअवेयरनेस है इंपॉर्टेंस के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, रीडिंग के बारे में, उसके लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने की जरूरत है। उसके लिए यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं आने की जरूरत है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारी हमारी जो लाइब्रेरी को लेके सोच है वो खाली ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट की नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट क्या सोचती है? गवर्नमेंट वो सोचती है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम जिस चीज के पीछे खुद उदासीन है, हम कहें गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो वो हम अपने आप से अलग नहीं हो सकते, हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जरूरत है समाज को जागरूक करने की। हमारे जो सिस्टम है, जो हमारे रिसर्चर है, उनको जागरूक करके उनको बताने की कि लाइब्रेरीज की बहुत बड़ी जरूरत है और उनको बचाना है। अगर हमें अपनी जनरेशन को सही रास्ते पे लाना है, सही एजुकेशन देनी है, अगर हमें क्वालिटी ओरिजिनल रिसर्च पैदा करनी है, तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता की जरूरत है। और एक ये बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, रीड इंडिया है, या बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं जो इस तरह की लाइब्रेरी चला रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र में एक गांव है लोनावाला के पास में, वहां पर एक विलेज लाइब्रेरी खोली गई है। तो वहां हर घर में एक सब्जेक्ट को एक लाइब्रेरी बनाई गई। वहां पर जो बीजेपी गवर्नमेंट में कोई कल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कंसेप्ट शुरू किया था कि हर हर घर में एक सब्जेक्ट लाइब्रेरी खोली गई है। तो उस गांव में हर सब्जेक्ट को लेके पूरे गांव में लाइब्रेरीज है, करीब 100 से ज्यादा लाइब्रेरीज है। तो वो उस तरह के इनिशिएटिव की भी बहुत जरूरत है। लेकिन साथ में जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी लेके जा रहे हैं विलेज पंचायत के साथ साथ, तो उसका सही इस्तेमाल तभी है जब हम उसको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट करें। खाली इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां ले जाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज की जरूरत है, मूवमेंट्स की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, और बहुत सारे लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी और समाज के साथ आने से बहुत कुछ हो सकता है। इनफैक्ट सर जेएनयू की बात कर रहे थे तो मुझे भी, मैं अपना अनुभव भी कुछ साझा करना चाहूंगा कि मैं जब दरभंगा में था तो हम लोग स्टडी इस तरीके से, लाइब्रेरी का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था मोरलेस, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी थी। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में तरुण मिश्रा जी हैं, जिन्होंने एक कमेंट भी बड़ा अच्छा किया था। उनके पिताजी नारायण मिश्रा ने
लाइब्रेरी को लेकर के ऑलमोस्ट एक बिहार में मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की है, और राजेंद्र शायद जानते भी होंगे। और मेरी तरुण जी से बातचीत भी हो रही थी, तो मैं जिस जमाने में एक लक्ष्मीश्वर लाइब्रेरी है जो दरभंगा में, जब मैं छोटा था तो कभी मेरी इच्छा हुई कि मैं जाऊं, तो वहां की लाइब्रेरी की हालत इतनी जीर्ण शीर्ण थी, इतनी बुरी हालत में थी कि बस मुश्किल से 2-4 अखबार पेपर, यही बस, वो भी कहिए कि बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि वहां थोड़ी शांति रहती थी, 2-4 लोग पढ़ते रहते थे, बाहर में एक टेबल लगा होता था और सामने में ग्राउंड था। आज की तारीख में वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में, आज हमारे साथ कार्यक्रम में एडवोकेट राहुल प्रसाद भी शामिल हैं। वो अपने गांव में मतलब कि सीतामढ़ी के पिपरी गांव में उन्होंने एक लाइब्रेरी जो है सो शुरू की है। तो ऐसे रिसोर्सेज को लेकर के कहीं ना कहीं कोशिशें हो भी रही हैं, लेकिन रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो है वो आ रहा है। और इंटरनेट की अगर बात करते हैं सर, तो एक आज हम लोग कार्यक्रम में हैं, 4 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और 2 लोग कार्यक्रम से अंदर बाहर हो रहे हैं। इंटरनेट कहिए कि एक मेजर इशू है, तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जो शायद लोगों के साथ आने से सॉर्ट आउट हो सकता है। प्रभात भाई, आपको आवाज आ रही है? तो आपका इंटरवेंशन हम चाहेंगे, डॉक्टर प्रभात। आई थिंक उन्हें मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा राजेंद्र सर, आपने सारी बातें सुनी, कहीं ना कहीं 2 सवाल आए हैं, एक सुशील कुमार जी का भी सवाल आया है और तरुण मिश्रा जी का भी सवाल आया है। संसाधन बड़े इशू हैं, रमेश सर ने बहुत सारी बातें इसमें रखी हैं, आप उसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? सर आपका माइक म्यूट है अभी। राजेंद्र सर, आपका माइक म्यूट है जी। जी नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हेलो, अब आवाज आ रही है? जी जी, मैं जब प्रोफेसर रमेश जी का सुन रहा था तो विप्लवी पुस्तकालय में 4-5 बार आ चुके हैं प्रोफेसर मनिंद्र नाथ ठाकुर, जो हैं तो बिहार के लेकिन जेएनयू में समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं। और यहाँ आने के बाद एक लेख उन्होंने लिखा, जिस लेख को मैं केवल आपको दिखा सकता हूं कि जितनी बातें रमेश बाबू ने की है उसका इस लेख में आप देखेंगे, कहाँ गए पुस्तकालय शीर्षक है। और महेंद्र नाथ ठाकुर ने उन सारे सवालों का जवाब इस एक लेख के माध्यम से दिया है कि सरकार जन भागीदारी, उसके स्रोत, उसके संसाधन और आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से, नेट के माध्यम से क्या स्थिति है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र का अनुभव उन्होंने सुनाया। मैं मध्य प्रदेश के हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि चंद्रकांत देवताले की चंद पंक्तियों को सुनाकर अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें सारे सवाल के जवाब हैं, जो सवाल अभी उठे हैं और जो सवाल हमारे लिए होना चाहिए। जो पवित्र स्थान को मंडियों में बदल सकते हैं, उनके सामने पुस्तकालयों की क्या विशाल। जहां पुस्तकालय थे कभी, वहां अब शराब घर हैं, जुए के अड्डे, जूते मोजों की दुकानें हैं और किताबें डूब रही हैं। और जाहिर है वह कह नहीं सकती बचाओ बचाओ। दुनिया वाले तुम्हारे पांव के नीचे की धरती और चट्टान खिसक रही है। ये चंद्रकांत देवताले की पंक्तियों के माध्यम से महाराष्ट्र में क्या हाल में हुआ है मैं देखने नहीं गया। पहले मैं गया था महाराष्ट्र, और मैं जहां भी जाता था विधानसभा की कमेटियों में, सबसे पहले विधानसभा की लाइब्रेरी को देखने जाता था, वहां के विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को देखने जाता था, और सुदूर गांव का चुनाव करता था कि वहां जाके पुस्तकालय की दिशा को देखें। अभी तिलक जी ने बताया दरभंगा, जो दरभंगा महाराज का एक समृद्ध पुस्तकालय दान दे दिया, मिथिला यूनिवर्सिटी वहां खुल गई। और जब मैं मिथिला यूनिवर्सिटी के उस लाइब्रेरी में दरभंगा राज के विशाल महल में गया, तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहा कि मेरे हाथ में ताकत नहीं है इन पुस्तकों को झाड़ने की। और जिस टेबल की बात किया, उस टेबल पर धूल के परत दर परत जमे हुए थे। ये एक समृद्ध
बिहार के पुस्तकालय की चर्चा मैं कर रहा हूँ। पटना विश्वविद्यालय में, जो बिहार का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, देश का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, वहां के लड़कों ने कहा खोलो लाइब्रेरी, चलाएंगे लाइब्रेरी हम। कुछ भी अच्छा नहीं हो राजेंद्र सका सर, एक भाई। सवाल मेरे ध्यान में आता है कि मान लीजिए कि क्या सच में संसाधनों की कमी इतनी बुरी हालत है? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हम लोग के कार्यक्रम में आपके बेगूसराय से एक रंजन कुमार जी एक बार शामिल हुए थे, आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं वो, और वो अपने उनके स्कूल की, सरकारी स्कूल है, अगर उसकी तस्वीरें देखें, वहां के जी, बच्चों का परफॉर्मेंस मैं देखें जान तो रहा हूँ बीहट स्कूल है, और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की क्या स्थिति है, और इसीलिए मैं उस पर भी कोई चर्चा नहीं करूंगा। साक्षरता की बात हुई, जब मैं विधायक था तो मेरे डीएम सवाल के, यही एक था कि मान सेकंड, लीजिए कि आज मैं आज हम पुस्तकालय के लोग साथ जोड़ के ही बातें कर रहा हूँ। मैं पुस्तकालय के साथ जुड़ के ही बातें कर रहा हूँ कि मैं जब विधायक था, हमारे क्षेत्र के एक गांव को संपूर्ण साक्षरता का पंचायत घोषित करके कलेक्टर से मांग की गई थी कि लाइब्रेरी भवन बना दीजिए। तो वहां एक दूसरे पदाधिकारी बैठे थे, उसने कहा कि सर जरा आवेदन दिया जाए। तो जो संपूर्ण रूपेण साक्षर पंचायत घोषित हुआ, उसमें 3 दस्तखत थे और 95 से ज्यादा निशान थे। ये साक्षरता मिशन का क्या हाल है? एनजीओ की चर्चा किया रमेश जी, कैसे प्रोजेक्ट बनाओ, पैसा लाओ, खाओ खिलाओ, और इतना दो इतना लो, ये बाजार खुला वही हुआ कह है। रहे और हैं। इसीलिए कैरियर, राजेंद्र सर, इसलिए मेरा सवाल यही था कि हमारे साथ रमेश सर हैं। रमेश सर को मैं एक चीज तो मेरा अपना अनुभव मैं कहना चाहूंगा कि उनकी इन्होंने कल्पना सही है, सपना लाइब्रेरी भी में ये ठीक गए, है। खास करके जेएनयू लाइब्रेरी, तो इन्होंने उसकी रूपरेखा बदल दी। और जो लाइब्रेरी जेएनयू मान लीजिए 11 जेएनयू बजे लाइब्रेरी भी मैं गया हुआ हूँ, तक, जेएनयू तो ऐसे लाइब्रेरी ऐसे में गया हुआ हूँ, भी देखा हूँ। प्रयास हो रहे हैं और जेएनयू और हिंदुस्तान लोग नहीं है, नहीं कर इस बात को आपको समझना होगा। जेएनयू हिंदुस्तान नहीं है। हमारे यहाँ प्रभाष जोशी नहीं, आए, तो वही तो आप कागज मेरठ में भी कार्य स्तंभ में उन्होंने लिखा, और लिखा कि अगर एक गांव में जनता अगर अपने पराक्रम से पुस्तकालय चलाने की ताकत रख सकती है, तो कहां कहां क्यों कैसे हम विफल हो रहे हैं, तो इसके उदाहरण दिया। तो एक गांव जहां, चूंकि मैं विरासत में वो पुस्तकालय हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए उसको हम उदाहरण नहीं मानेंगे, उसको मॉडल नहीं मानेंगे। अर्थशास्त्र के जेएनयू के ही प्राध्यापक ईश्वरी प्रसाद यहाँ आए और उन्होंने एक लेख लिख दिया कि मॉडल बनाओ, और सरकार, राष्ट्रपति का जो उस वक्त आया था, जो राष्ट्रपति उस वक्त वैज्ञानिक सर, राष्ट्रपति लोग थे, जब तक उनकी नहीं दृष्टि जानेंगे तब वैज्ञानिक तक थी। मॉडल बनाने से क्या होगा, और के मॉडल को लागू करने के जी, लिए लोग और लेकिन मॉडल को लोग देखने से वाला कौन है? विद्यार्थियों के, इन्होंने कहा किताबें सर, पढ़ी जाती समय हैं। कम है, इसीलिए इसीलिए हम अमरेंद्र जी का एक और टिप्पणी लेंगे, और रमेश सर की टिप्पणी लेंगे, और इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अमरेंद्र जी, ठीक है, आपने सारी चर्चा सुनी, अब अब आप एक बताइए जी। थैंक यू। मुझे एक और बात लग रही है कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उसको बहुत आसानी से ट्वीक किया जा सकता है, उसका ओरिएंटेशन चेंज किया जा सकता है। ठीक है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं चेंज किया जा सकता है, लेकिन गांधी के बारे में विचार या भगत सिंह के बारे में विचार या किसी इस प्रकार का कोई एक विचार, हमारी हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, इस या विक्रमादित्य कौन थे और वो क्या काम करते थे, इसको बड़ी आसानी से ट्वीक किया जा सकता है। इस प्रकार के बुक्स उपलब्ध कर दिए जाएं, उस प्रकार के बुक्स बैन कर दिए जाएं। कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कल जो सरकार में आए वो तुरंत इसको बदल सकता है। और इस प्रकार से हमारे जो विचारक हैं देश में, जो 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 खून बनते हैं हमारे देश के, ऊर्जा बनते हैं, वो वो एक कलर आ जाएगा उनमें, उनमें बायस आ जाएगा। वो उन्मुक्त विचारधारा को बना के रखने के लिए फिजिकल लाइब्रेरी जिसमें किताब हो, जिसको हाथ में बच्चे पढ़े, वो चाहिए ही चाहिए। अगर वैसा हो जाए तो जैसे जैसे मैंने देखा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स में या इवन ब्रिटेन में इस पे थीसिस चलती हैं कि हम लोग इतने दिन वहां भारत में शासन किए, लेकिन पूरे के पूरे देश को हम लोग कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए अपने मुताबिक, जो कि बाकी जगह कर गए, यहाँ भारत में क्यों नहीं कर पाए। तो उसमें निष्कर्ष आया कि भारत की जो व्यवस्था थी पूरी, वो इतनी सुदृढ़ थी। तो अगर हम लाइब्रेरी की व्यवस्था बना दें, जो बना लेंगे, आज हम आप चर्चा कर रहे हैं तो ये फुलझड़ी दिखा रही है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा रहा है कि हम लोग अब आज का जनमानस इसके लिए तैयार है बात करने को, ये कर पाएंगे। और इसमें दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि
आज मुझे दोबारा मौका मिले ना मिले, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये अपना संकल्प लें। देखिए मेरे पास ये कुछ किताबें हैं जो हमने खरीदी थी गिफ्ट देने के लिए बच्चों को। हमारे यहाँ जो बच्चों का बर्थडे होता है, उनको हम जब गिफ्ट करते हैं ना, तो खिलौने नहीं देते, हमारे परिवार से किताबें ही जाती हैं। ये एक संत की वसीयत या इस तरह की बहुत पतली पतली किताबें हैं, बहुत पतली पतली किताबें, इसका कोई मोटाई नहीं है। तो हम लोग गिफ्ट में ये दे सकते हैं, बड़ों को, बच्चों को। और हम सब लोग अपने आप से वादा करें, जो यहाँ श्रोता हैं, कि अगले 4 साल में किसी लाइब्रेरी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको या तो सपोर्ट करें, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो एक क्रिएट कर लें। 4-5 दोस्तों को मिलाइए। और हमें लगता है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लगता है कि करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, वो आई कैन गवर्न को कांटेक्ट करें। वहां पर हम लोग कुछ ना कुछ तो इस तरह के 15 सूत्र जो आ रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और ये काम हो जाएगा। हो सकता है सब कुछ। जब हम आप बैठ के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होना है, ये भगवान की इच्छा है। ये बहुत ही पॉजिटिव आपने ये दिया है। और आपने बच्चों की बात की, रमेश सर की इस पे मैं टिप्पणी चाहूंगा कि जो मैंने भी कई जगह की लाइब्रेरी देखी है, और अक्सर लाइब्रेरी में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। लाइब्रेरी केवल पढ़ने की जगह नहीं होती, लाइब्रेरी में इंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे जमा होते हैं, कुछ खेलते भी हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक वो भी लाइब्रेरी को एक लाइव, कहिए कि जीवन का एक लाइव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक माहौल जो है वो केवल किताबों से। तो ये भी हम लोग को सोचने की जरूरत है कि आजकल के समय के यंग जनरेशन को, जिसमें इतने सारे डाइवर्जन है, खास करके जो बच्चे हैं, उन्हें शुरू से कैसे ये किया जाए। कहीं ना कहीं उस स्तर पे इसकी बड़ी जरूरत है। और ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन और नौकरी के लिए हम पढ़ाई ना करें। रमेश, आपकी टिप्पणी। तिलक, आपने मेरी दिल की बात की। मैं जब भी टॉक देता हूं तो एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूं कि डॉक्टर सेव्स द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड लाइब्रेरियंस मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि लाइब्रेरी खाली एक किताब लेने या जर्नल या कोई बैठने की, रीडिंग करने की जगह नहीं है। खाली लाइब्रेरी एक इन्वायरमेंट है। लाइब्रेरी, आपने देखा होगा जेएनयू में मैंने एक स्टार्ट किया था, जेएनयू फोरम फॉर म्यूचुअल लर्निंग। उसका पर्पज क्या था कि जेएनयू में सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है। तो जब एक वहाँ स्टूडेंट आते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का एक डायलॉग होता है, और उस डायलॉग के तहत नॉलेज शेयरिंग सेशंस होते हैं। तो खाली नॉलेज इंटरेक्शन नहीं, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, आपकी जो सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं। तो लाइब्रेरी इज नॉट जस्ट ए प्लेस फॉर रीडिंग ओनली, इट इज द प्लेस फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि किसी भी, जैसे मैं हमेशा डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज का विरोध करता हूं किसी भी यूनिवर्सिटी में। आई वांट ओनली वन प्लेस, दैट इज अ सेंट्रल लाइब्रेरी। उसके पीछे पर्पज ही ये है कि हर आदमी इस लाइब्रेरी में आए, हर, इवन आईटीज हो या कोई भी हो। तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि लाइब्रेरी की एक महत्व ये इस कॉन्टेक्स्ट में समझी जाए कि लाइब्रेरी इज ए प्लेस फॉर म्यूचुअल लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और हमारी कोई भी लाइफ में ऐसी एक्टिविटी नहीं है, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम रिसर्चर हैं, हम फ्रीलांसर हैं, हम हर एज में, हर टाइम में हमें लाइब्रेरी की जरूरत है। पर्पज अलग हो सकते हैं, एक्टिविटीज अलग हो सकती हैं, लेकिन लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी टाइम। Second thing, now I'm coming back to Amrendra's questions raised by that. मैंने भी कभी नहीं कहा कि हम टोटली डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ मूव कर रहे हैं या करेंगे। एक हाइब्रिड लाइब्रेरी की जरूरत हमेशा रहेगी, ये मेरा एटलीस्ट हमारी लाइफ टाइम में। जो आपने इंटरनेट को लेकर सवाल किया, उसका सवाल मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंटरनेट एक नेसेसिटी बन चुका है हमारी लाइफ की, और इंटरनेट पे इतनी बहुमूल्य इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंटरनेट पे साथ में ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो आपने कहा कि फेक है, डिस्टॉर्ट की जा सकती है। तो उसके लिए लाइब्रेरियन से बेहतर कोई इंसान नहीं है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर रमेश सिंह गौड़ के नाम से, वहां पर मेरी टॉक्स हैं डीप वेब सर्च के ऊपर। आप उस टॉक्स को अटेंड करिए। देखिए, हमारा, जैसे मैंने बताया कि वेब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। तो जो सरफेस वेब है, गूगल और बाकी स्टैंडर्ड सर्च इंजन से हम सर्च करते हैं। बाकी जो भी गूगल या कोई भी स्टैंडर्ड सर्च इंजन है, वो डीप वेब या डार्क वेब को सर्च नहीं करता है, इंडेक्स नहीं करता है। So Google index only 15% total web contents. 85% web contents are not indexed by Google. So when you searching on Google, you are just indexing 15 to 20% web content.
तो वो जो 20 डीप वेब की बात कर रहा हूं, तो स्टूडेंट को ये बताना और ये जो सारे कैसे डिफरेंशिएट करना है कि ये इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड है, टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी भी बहुत सारे डीप सर्च इंजन तैयार किए गए हैं जिससे आप जान सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। नंबर 3, जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूं, हमारे एक पर्सनल वॉलेंटरी सपोर्ट की जरूरत तो है ही, साथ में हमें एक्चुअली पैसा खर्च करने की बात नहीं है। बहुत सारे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन खुले हैं, मैं जैसे यूपी स्टेट का एग्जांपल देता हूं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन 2004 में हुआ, या और भी कई स्टेट्स हैं, खाली यूपी नहीं, बहुत सारी जगह पर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बना, उसके अंदर सेस भी कलेक्ट होता है, लेकिन वहां के ब्यूरोक्रेट्स या एडमिनिस्ट्रेटर को यह नहीं पता है कि लाइब्रेरी सेस का पर्पज क्या है। वो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए खड़ा हो रहा है। 15 से 16 स्टेट्स हैं जहां पर लाइब्रेरी सेस के तौर पर पैसा होता है इकट्ठा, लेकिन वो लाइब्रेरी डेवलपमेंट पर नहीं खर्च होता। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि अनअवेयरनेस, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। और हमारा, मैं लाइब्रेरियंस को भी ब्लेम करता हूं, मैं जनरल पब्लिक को भी ब्लेम करता हूं कि हम लोग इन सब चीजों के पीछे आवाज नहीं उठाते, हम डिस्कस नहीं करते, हम डिबेट नहीं करते, हम उन ब्यूरोक्रेट्स को जाके हम सवाल नहीं करते कि ये जो लाइब्रेरी सेस हो रहा है ये पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट पे क्यों नहीं खर्च हो रहा है। हम देखिए, जब कोई एक सर्कुलर निकलता है किसी स्टेट का, मैं नाम नहीं लूंगा, कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर विल लुक आफ्टर द लाइब्रेरीज, हम जाके हम पेरेंट के तौर पर उनसे सवाल क्यों नहीं करते, यार फिजिकल इंस्ट्रक्टर लाइब्रेरी के बारे में क्या जानता है, आप उसको क्यों उसकी इंचार्ज बना रहे हो, लाइब्रेरी डेवलपमेंट कैसा होगा। हम क्यों नहीं सवाल करते जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं कि या क्या आपके पास अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छा पुस्तकालय है सपोर्ट करने के लिए। खाली किताब की टेक्स्ट बुक पढ़ना ही जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं जब भी मैंने कुछ सवाल तैयार किए थे, और मैं अपने जो कुलीग्स है लाइब्रेरियन उनसे भी मैं रेगुलर बात करता रहता हूं, और मैं बहुत खुश हूंगा तिलक आप जैसे लोग आगे बढ़ के अगर इस तरह का कोई मूवमेंट चलाना चाहें कहीं, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू बी पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। आई विल बी विलिंग टू टेक योर वॉइस टू द हाईएस्ट ऑथोरिटीज इन दिस कंट्री। मैं उसके लिए आगे बढ़ने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा। मैं आज जो भी हूं, मैं पुस्तकालय की वजह से हूं। मैं आई एम होल्डिंग ए वेरी सीनियर पोजीशन इन गवर्नमेंट। इसके साथ आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस 30 कंट्रीज। मेरे को शायद ही दुनिया की लाइब्रेरी की फील्ड में ऐसी कोई इंटरनेशनल कमेटी हो जिसमें मैं रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। ये सब मुझे पुस्तकालय से मिला है, मैं उसके लिए ऋणी हूं, और मैं इस समाज को वो सब वापस करना चाहता हूं जो मैं कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं शायद हर चीज के लिए हमारे पास बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, लाइब्रेरीज को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए अभी हमारे यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। छोटे इंडिविजुअल इनिशिएटिव हो रहे हैं, राजेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कई स्टेट में हर जगह कुछ ना कुछ एक एक दो दो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है उनको जोड़ने की, जरूरत है एक मास मूवमेंट की, सेव लाइब्रेरी मूवमेंट चलाने की। अब और जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें मीडिया को अपने साथ जोड़ना होगा, उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं मीडिया को अपने साथ लेके, मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हमारी बातों से एग्री करेंगे, तो हमें ऐसे चैनल्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पर हर स्टेट में हर जगह लाइब्रेरीज को लेके जो हम एक छोटा छोटा आंदोलन चलाएं। कोई जैसे हम कॉपीराइट डे मंगाते हैं, लाइब्रेरीज डे मनाते हैं, लेकिन वो एक उसकी कोई वॉइस नहीं रिफ्लेक्ट होती कहीं ना कहीं। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी समस्या हैं, लेकिन हर चीज के लिए एक समाधान है। मैं जहां तक मानता हूं कि अगर सही ढंग से हम किसी को कोई बात कहें और समझाएं, राजेंद्र जी अकेले थे, अगर काश इनको विधानसभा में 2-4 लोग और सपोर्टर मिल गए होते तो शायद बिहार में लाइब्रेरीज की हालत बहुत अच्छी होती। तो ये कई बार हमारे अकेलापन हमें, क्योंकि सो लोग सोचते हैं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनको लगा कि ये एक लाइब्रेरी के संस्थापक हैं इसलिए बात कर रहे हैं। तो अगर इनके साथ 4 और एमएलए खड़े होते, 100 लोग पब्लिक के खड़े हो जाते और जाके वहां पर विधानसभा में के बाहर एक दिन धरना देते कि नहीं, ये हमारी एक लाइब्रेरी की बात नहीं है, पूरे बिहार की लाइब्रेरी की बात है, ये पूरे देश की लाइब्रेरी की बात है, और किसी से लड़ना नहीं है, कोई हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता नहीं है,
उनको मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। उसकी आईना दिखाने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरत है एक मूवमेंट की, जरूरत है एक रेगुलर डायलॉग की, जरूरत है एक प्रॉपर प्लानिंग की। एक अगर हम कोई व्हाइट पेपर बना सके स्टेट ऑफ लाइब्रेरीज इन द कंट्री, बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे, हम उन लोगों को जोड़ के कुछ कर सकें। तो आज की जो हमारी बहस है, जो चर्चा है, जो शुरुआत है, मैं शायद इस कहने में मुझे तिलक कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं वैसे तो टॉक देता रहता हूँ, लेकिन इस तरह की टॉक्स बहुत कम, बहुत कभी कभी मुझे शामिल होने का मौका मिलता है। और जब आपने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैं तैयार हुआ, क्योंकि ये चीज मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कोई मूवमेंट चले जो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट हो, गवर्नमेंट लेवल पे एक इम्पोर्टेंस क्रिएट हो लाइब्रेरी और रीडिंग्स को लेके। कहते सभी हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी, उसके रीजंस जानने की जरूरत है, और फिर उनका सॉल्यूशन निकाल के लोगों के सामने प्रेजेंट करने की जरूरत है। बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही उत्साहवर्धक कमेंट सर आपके हैं। कोई अंतिम टिप्पणी राजेंद्र सर आप जल्दी से करना चाहेंगे? समय हमारे पास बिल्कुल खत्म है, 1 मिनट। देखिए, कोई टिप्पणी करने की अब जरूरत नहीं है। रमेश जी ने जिस आशा के दीप को जगाया है, जलाया है, हम उसके साथ हैं, और सपना देखना ही शुरुआत है। और इसीलिए सकारात्मक तरीके से चीजों को लेना चाहिए। अंधेरे के साथ हम जी रहे हैं, उजाले की ओर जाना चाहते हैं, और इसके लिए पुस्तकालय एक दीप है, जो दीप बुझे हुए हैं। मैं रमेश जी के इस बात से सहमत नहीं हूं कि दीप प्रज्वलित है और रोशनी मिल रही है। जेएनयू की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ की बात छोड़ दीजिए, अधिकांश जगहों में अगर अंधेरा है तो एक जगह हम ध्रुव तारा बन के केवल दिशा दिखा सकते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब इस अभियान में जुड़े। मैं आपके साथ इस उम्र में भी 75 की आयु अब चूमने को हूं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इसलिए कि अगर रमेश जी पुस्तकालय की बदौलत है तो मैं भी पुस्तकालय की बदौलत हूं। और अपने बच्चों को कहा कि तुम डिग्रीधारी बनोगे, अच्छी नौकरी पालोगे, ये हमारे लिए खुशकिस्मती नहीं होगी, तुम आदमी बनोगे। और अब कोई बाप आदमी नहीं बनाना चाहता है, बच्चों को कमाऊ बनाना चाहता है, और ये सच्चाई है। और इसीलिए हम अपने बच्चों से डिग्री की उम्मीद करते हैं, नौकरी की उम्मीद करते हैं, और पैसे की उम्मीद करते हैं, भले ही बाप को दे कि नहीं। और इसलिए आदमी बनाने के लिए अगर हम आप सब मिलकर चले तो पुस्तकालय को खड़ा करना होगा। मिल के चलें। और रमेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, इसी 23-24 को भगत सिंह के शहादत दिवस पर हमारे यहाँ पुस्तकालय का वर्षगांठ है। मनिंद्र नाथ ठाकुर आ रहे हैं, गणेश देवी महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अगर आप सब भी आए, आपका तो घर है तिलक जी, आपको पहले भी कह चुका हूँ। और रमेश जी कहते हैं कि मैं कहीं भी आंदोलन खड़ा करने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरे देश के लगभग 10-12 राज्यों के प्रतिभागियों को बुलाया हूँ इस कार्यक्रम में। रमेश जी आ जाए, अगुवाई करें। अब इनके भीतर ऊर्जा है और सपना है, सोच है, साकार करने के लिए हम सब इनके साथ होंगे। संसाधन का रोना मैं कभी नहीं रोया हूँ, और सरकार के भरोसे कोई आंदोलन, पुस्तकालय आंदोलन तो कभी नहीं हो सकता है। सरकार पुस्तकालय द्रोही है, स्वभाव से साहित्यकार विद्रोही होते हैं, और साहित्यकार किसी भी सत्ता के लिए चुनौती बनते हैं। और इसलिए साहित्य और साहित्यकार और उनका खजाना पुस्तकालय उनके लिए प्रिय नहीं हो सकता है, प्रिय जनता के लिए होगा। और जनता आज इस स्थिति में आ गई है कि दिल्ली बॉर्डर पर अगर आज 3 महीने तक वो डटे हुए हैं, हम चाहेंगे तो उसी जनता से पुस्तकालय आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और ये विश्वास है मुझे, क्योंकि मैंने इस काम को किया है अपने अकेले नहीं, समाज के बूते, समाज की ताकत से। और रमेश जी जैसे लोग आए हैं सामने, हम इनको साथ लेके चलेंगे। ई लाइब्रेरी के लिए वातावरण आप बना चुके हैं, लेकिन वो वातावरण है केवल काम की चीजें लेने की, ज्ञान हासिल करने की नहीं। और ई लाइब्रेरी बनाकर आप कैसे ज्ञानी समाज बना सकते हैं, इसके लिए आप पेशकदमी लें, जरूरत है आज। उसके बिना समाज अब आगे नहीं चल सकता है। धन्यवाद। आई थिंक रमेश सर ने माइक ऑन किया है, वो कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेंद्र जी को, और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपके कार्यक्रम में। लेकिन मजबूरी है कि
23 तारीख को मैं ऑलरेडी कहीं पर कमिट कर चुका हूँ। उस दिन मैं शिमला में हूँ किसी प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। गणेश देवी जी को मैं जानता हूँ, और भी जो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ज़रूर आऊँगा मैं आपके यहाँ, ये मैं वादा करता हूँ। मुझे खुशी होगी आपके आने में। चलिए, तिलक जी के माध्यम से आप तक मैं पहुंचूंगा। जरूर। धन्यवाद। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पे रमेश सर और राजेंद्र सर ने जो बातें कही हैं कि साथ मिल करके लोगों को जगा करके कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश है, और मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज के पैनल पे जो हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उम्र के हिसाब से शामिल हुए हैं, उन्होंने जितना उत्साहवर्धन हम सभी का एक किया है, वो सभी को कहीं ना कहीं एक युवा अनुभव कराने की कोशिश है, और ऐसा हम लोग को मिलके काम करने के और प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई कैन गवर्न के माध्यम से हम लोग जो भी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ प्रयास करेंगे, उसमें आप सभी का मार्गदर्शन और आप सभी का सहयोग चाहेंगे इसी नोट पे। और हमें उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले भी हम लोग के साथ आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आई थिंक ये आज का सबसे लंबे कार्यक्रमों में से एक रहा, लेकिन आप लोग पेशेंस के साथ आज के समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। सभी लोगों से मुलाकात हो जी, गाँव आइए जी। ठीक, जरूर, खुशी होगी जी।